अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जजेस के आपसी इख्तिलाफात की। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल ही मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जजेस के जो इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जल्द ही खतूत का सिलसिला भी हमें नज़र आएगा। तो आज वो दिन आ गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से आज पहली दफ़ा एक ख़त सामने आया है, जिस ख़त में उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बनने वाले मुख्तलिफ बेंचेस हैं उनकी तश्कील पर सवालात उठाए हैं और बड़े संगीन किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं जो ये तय करती है कि मुकदमात किस बेंच के सामने लगेंगे और कहाँ पर कब उन पर समात होगी। आज जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से एक ख़त लिखा गया और उसके ऊपर तारीख भी 11 दिसंबर 2023 की है। और इस ख़त में वो ये बता रहे हैं बुनियादी तौर पर कि एक मीटिंग हुई थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में, सरबराही में, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ही चैम्बर में। और ये कमेटी हुई, ये जो मीटिंग हुई है ये 7 दिसंबर को हुई है और शाम 4 बजे हुई है। और बतौर एक मेंबर के मैंने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। वो अलग बात है कि जो कमेटी मीटिंग का एजेंडा था वो मुझे तकरीबन 2:30 बजे यानी इजलास से 1.5 घंटा कबल प्रोवाइड किया गया। उसकी वो जो प्रोवाइड किया गया है वो भी मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स करने के बाद, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन के मुताबिक यहाँ पर उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था और उनको बताया भी नहीं जा रहा था कि आज कमेटी में क्या डिस्कस होगा। सिर्फ ये उनको मालूम था कि कमेटी का इजलास है। और ये तासुर पहले भी एक आम था कि शायद जो कमेटी है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन बराए नाम ही है, जो फैसला साजी है वो शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे हैं। अब उस पर मोहर जो है वो सब्त की है जस्टिस एजाजुल एहसन ने। मैं कंटेंट पे आता हूँ, जो कंटेंट है इस ख़त का पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर उस पर अपनी भी राय देंगे। बुनियादी तौर पर अब उन्होंने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठाए हैं और 2 पर्टिकुलर बेंचेस हैं जिन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक बेंच है मिलिट्री कोर्ट्स का, जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हुकूमत की जानिब से फ़ाइल की गई हैं, उस बेंच पर उन्होंने एतराज़ उठाया। और दूसरा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तों पर बनने वाले बेंच पर। यह ख़त उन्होंने अब उस सेक्रेटरी की कमेटी को भेजा है, यानी जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो उस कमेटी की सेक्रेटरी हैं, बतौर सेक्रेटरी अपने काम करती हैं, जजीला असलम साहिबा। उनको ये ख़त भेजा गया है और उसके साथ साथ उन्होंने इस ख़त की कापी जो है न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही फाजिल जजेस साहिबान को भेज दी है। ख़त में ये लिखते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन के कमेटी में जो कमेटी इजलास हुआ उसमें मिलिट्री कोर्ट्स केस में अपील के लिए, इंट्रा कोर्ट अपीलों के लिए 7 रुकनी बेंच पर इत्तेफाक हुआ था और मेरी तजवीज़ पर यह तय पाया था कि सीनियरिटी के लिहाज से जजेस बेंच में शामिल होंगे। यानी जस्टिस एजाजुल एहसन यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मैंने ये तजवीज़ रखी थी चीफ जस्टिस के सामने कमेटी में कि जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है वो बनाया जाए और उस 7 रुकनी लार्जर बेंच में जजेस को उनकी सीनियरिटी के हिसाब से शामिल किया जाए। यानी सीनियर जजेस जो हैं वो उस बेंच में आए, जो सीनियर 7 दस्तयाब जजेस होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेरी इस राय से इत्तेफाक किया था। फिर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो खसूसी बेंचेस हैं उनकी तश्कील कमेटी में नहीं हुई। मैंने इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज़ के तासुर को ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है। और फिर वो ये बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स, और फिर वापस वो आते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर कि मज़ाहिर नकवी केस के लिए बेंच तश्कील जो है वो कमेटी में नहीं हुए और कमेटी की 4थी और 5वीं मीटिंग्स के मिनट्स जो हैं वो मुझे भेजे ही नहीं गए। यानी एक 3 रुकनी कमेटी है, वो कमेटी भी इतनी बड़ी नहीं है और उस 3 रुकनी कमेटी में से एक जो फाजिल मेंबर हैं उनको उस मीटिंग के मिनट्स ही नहीं भेजे गए। और वो ये कह रहे हैं कि मैंने मीटिंग मिनट्स पर दस्तखत भी नहीं किया। ऑब्वियसली जब उनको मालूम ही नहीं है कि क्या मिनट्स तैयार किए गए हैं वो दस्तखत कैसे करते। वो ये कह रहे हैं कि मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। ये एक अलग बात है। कमेटी में जो कुछ हुआ मीटिंग मिनट्स में नज़र आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर जस्टिस एजाजुल एहसन ये कह रहे हैं कि कमेटी के अंदर जो कुछ डिस्कस हुआ था वो तो आपने उन मिनट्स के अंदर, जो आपने मेरे दस्तखत के बगैर ही सही जारी कर दिए हैं वेबसाइट पर, उसमें वो बातें हैं ही नहीं जो उस रोज़ मीटिंग के अंदर हुई थी। मुझे मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया
क्या किसी सीनियर जज ने बेंच में बैठने से माजरत की थी, इस मामले के ऊपर वो ये बेसिकली कह रहे हैं। क्योंकि एक शुरू में जब वो ख़त था, क्योंकि अब मैंने जो टिकर्स बनाए हुए हैं वो पढ़ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम टिकर्स में ऐड नहीं करते। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने अपनी जो बात शुरू की है उसमें उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मुझे, जब मैंने ये तजवीज़ दी कि सीनियर 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जजेस की अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, पहले उन जजेस से बात करूंगा और जो जज बेंच में बैठना चाहेगा ऑब्वियसली वही बेंच में बैठेगा, अदरवाइज़ फिर अगर कोई जज ख्वाहिशमंद ही ना हो बेंच में बैठने का तो फिर उसका नाम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ये कह रहे हैं कि मुझे इस मामले पर मुकम्मल अंधेरे में रखा गया कि क्या किसी सीनियर जज ने बेंच में बैठने से माजरत की, यानी चाहे जस्टिस अतर मिनल्ला हो या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो या इवन जस्टिस काजी फायज ईसा हो। ये 3 ही जजेस हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के बेंच में शामिल नहीं है। तो इन्होंने कोई वजह दी है, क्या वजह है वो नहीं शामिल किया गया उनको बेंचेस में, ये मुझे बताया ही नहीं गया, जस्टिस इजाज़ुल हसन कह रहे हैं। फिर यहाँ पर वही बात जो पहले मैंने आपको बताई कि चीफ जस्टिस ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने से इत्तेफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो जजेस से पूछेंगे और किसी को एतराज़ तो नहीं, अगर किसी को एतराज़ हुआ तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तय पाया था कि एक सीनियर जज के इनकार पर तरतीब में दूसरा सीनियर जज बेंच का हिस्सा होगा। यानी अगर एक सीनियर जज ये कह दे, मिसाल के तौर पर अब सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके बाद नंबर आता है जस्टिस इजाज़ुल हसन का, और अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये कह दें कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर ऑटोमेटिकली जस्टिस इजाज़ुल हसन दस्तयाब सीनियर जज होंगे तो वो उस बेंच में बैठेंगे। फिर जस्टिस इजाज़ुल हसन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तमाम जजेस साहिबान का एहतराम है, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ख़त लिख रहा हूँ। जुमे का पूरा दिन मीटिंग मिनट्स का इंतज़ार किया और क्योंकि जुमेरात को ये इजलास हुआ और फिर जुमे के दिन वो इस इंतज़ार में बैठे रहे कि मिनट्स मीटिंग के जारी होंगे। सेक्रेटरी कमेटी को 3 बार फ़ोन कॉल भी की। आखिरी कॉल शाम 6:30 बजे की। आखिरी कॉल पर यह पता चला कि सेक्रेटरी छुट्टी करके जा चुकी हैं, यानी रजिस्ट्रार साहिबा जो हैं वो जा चुकी थी छुट्टी करके। अब ये हालात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और ये हालात हैं उस 3 रुकनी कमेटी के जिसका एक आप कह सकते हैं कि शोर मचाया जाता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद। जो शफाफियत आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बेंचेस की तश्कील के ऊपर, कि पहले एक इख्तियार चीफ जस्टिस अज खुद इस्तेमाल किया करता था, अपना स्वाबदीदी इख्तियार, और जो बेंचेस होते थे वो अपनी मर्ज़ी से बनाता था और फिर जो बेंच वो बनाते थे ऑब्वियसली फिर उसी हिसाब से फैसले भी उनकी अपनी मर्ज़ी के आते थे। तो अब इस तासुर को ख़त्म किया गया जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के उस सेक्शन 3 बनता है जिसके तहत ये 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। अब 3 रुकनी सीनियर जजेस की जो कमेटी है वो ये तय करेगी कि कौन सा बेंच बनेगा और किस तरह तरीक़ाकार होगा, वो तो हमने आपको बताया है। सूरत हाल ये है कि अगर 3 रुकनी कमेटी होते हुए भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही फैसले करने हैं तो फिर उस 3 रुकनी कमेटी का क्या तुक बनता है। बज़ाहिर जो हमें आज इस तासुर मिला है इस ख़त से जो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने, और यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि जस्टिस इजाज़ुल हसन इज़ वन ऑफ दोज जजेस जो ख़तूत लिखने पर यकीन नहीं रखते, और वो माजी में भी उन्होंने कभी उनका कोई ख़त कम अज़ कम मेरी नज़र में नहीं गुजरा। मैं कई सालों से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा इन मामलात को प्राइवेट ही रखा है और अपने जो फैसले हैं उनके वो आए हैं सामने, मगर उनके इस तरह के खतूत जिस तरह आज उन्होंने लिखा है या इससे कबल जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुख्तलिफ जजेस साहिबान लिखते रहे हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन ने ये खतूत का सहारा पहले कभी नहीं लिया। अब जाकर बज़ाहिर वो ख़ुद बता भी रहे हैं कि बामरे मजबूरी उनको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, और उन्होंने जो ख़त लिखा है इसमें तो बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं और उससे अब मालूम हो रहा है कि जो दरअसल 3 रुकनी कमेटी है, बेशक मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो जारी कर दिए जाते हैं मगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग बिल्कुल उसके बरक्स होते हैं जो मीटिंग में दरअसल बातें हुई होती हैं। उस पर शायद जस्टिस इजाज़ुल हसन नाराज़ हुए और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा, और जो बेंच की तश्कील है चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स का बेंच हो या फिर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के मामले पर। और यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी अहम है कि जस्टिस इजाज़ुल हसन इस बात को ख़ुद मान रहे हैं कि ये फैसला हुआ था कि 3 रुकनी बेंच बनेगा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के केस में, मगर वहाँ पर भी एक असूल तय हुआ था कि 3 जो जजेस दस्तयाब होंगे सीनियर
उन पर मुश्तमिल ये बेंच बनेगा, मगर उसमें भी वो नहीं हुआ और बेंच अपनी मर्ज़ी का तश्कील दे दिया गया। तो उस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जो मुझे समझ में आ रहा है उनका एतराज़ है, उनका एतराज़ बुनियादी तौर पर यह नहीं है कि ये बेंच क्यों बनाया गया है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ एतराज़ इस बात पर है कि आपने, मेरी तजवीज़ थी कि तमाम सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए जाएंगे और आपने मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक किया था और फिर उसके बाद आपने ख़ुद कहा था कि मैं जजेस से बात करूँगा। बावजूद इसके आपने बेंच बना दिया मुझे बताए बगैर कि जजेस साहिबान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है। हो सकता है जजेस साहिबान की जानिब से ये ख़ुद कहा गया हो कि हमें फ़लाँ बेंच में न शामिल किया जाए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो बेंच तश्कील दिया हो एग्जैक्टली उस फैसले की रोशनी में ही किया गया हो, सीनियरिटी का जो असूल है उसको मद्देनज़र रखा गया हो और बहुत सारे जजेस ने खुद बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया हो सकता है, ये भी मुमकिन है। मगर जस्टिस इजाज़ुल एहसन का सवाल ये है कि बेशक ये हुआ होगा, आप कम अज़ कम मुझे तो बताते बतौर एक मीटिंग के, एक कमेटी के मेंबर के, और मेरी उस कमेटी के मेंबर के तौर पर जो दस्तखत है मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर वो लाजमी है, आपने उनको पहले वेबसाइट पर जारी कर दिया, ये एक बड़ी अहम बात है। और इसी तरह के एतराज़ात माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी उठाते रहे हैं, तो उनको अब ये सोचना होगा कि क्या वो ज़्यादती तो नहीं कर रहे अपने एक फाजिल जज के साथ, जो कि सीनियरिटी में भी अब तीसरे नंबर पर आते हैं, एक सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनकी जानिब से इस तरह के सीरियस एलिगेशंस जो हैं वो आए हैं सामने। इस पर वजाहत तो आनी चाहिए और उम्मीद है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस पर अपना वजाहती बयान जारी करेंगे और इस मामले को हल किया जाएगा। अदरवाइज़ जो जजेस में इख्तिलाफ़ात की बात हम कई अरसे से कर रहे हैं वो फिर दुरुस्त साबित होगी और ये इख्तिलाफ़ात अगर आज रद्द-ए-अमल नहीं आता तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मैं क्योंकि जल्दी आपको बता रहा हूँ, ख़बरें ज़्यादा हैं, वक्त कम है और आप लोग बोर भी हो जाते हैं मुझे सुनकर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और ख़त में ये भी बात उन्होंने कही है कि हमने इत्तेफाक किया था 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, आपने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अब जो 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया है उस बेंच के सरबराह जो हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े पसंदीदा हुआ करते थे, या काजी फ़ाइज़ ईसा उनके बड़े पसंदीदा हुआ करते थे, जस्टिस जवाद ख्वाजा, और जो 26 रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे और जब चीफ जस्टिस रहे तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके बेंच में हमेशा उनके साथ हुआ करते थे। फ़ौजी अदालतों का वो 2015 का फ़ैसला हो उसमें भी इन दोनों की राय सेम थी, और इसके अलावा भी तलोर का केस हो, मुख्तलिफ़ केसेस में हम ख्याल जज इनको तस्वर किया जाता था कि इनका शायद जो माइंड है वो एक जैसा है, इनकी थिंकिंग अलाइक है। बहरहाल अब जस्टिस जवाद ख्वाजा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर एतराज़ उठाया है और एतराज़ बुनियादी तौर पर वो उठा रहे हैं फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको गैर आइनी करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उस फैसले के ख़िलाफ़ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें, उन पर 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तश्कील दिया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को उसकी सरबराही दी। और अब जस्टिस जवाद ख्वाजा जो मेन पटिशनर थे इस केस में, जब सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था तो सबसे पहले जवाद ख्वाजा साहब ही सुप्रीम कोर्ट में आए थे और उन्होंने अब एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद फ़ौजी अदालतों से मुतालिक दरख्वास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ख़ुद को फ़ौजी अदालतों से मुतालिक बेंच से अलग कर लें। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक अपील पर नए बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी को मामला भिजवाया जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको वजाहत दे दूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जिस नोट का यहाँ पर जस्टिस जवाद ख्वाजा रिटायर्ड हवाला दे रहे हैं, ये वो नोट है जो गालिबन 21 या 22 जून गुज़िश्ता इसी साल जो 21 या 22 जून को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से जारी किया गया था। और ये वो नोट है जब आपको याद होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच सबसे पहले तश्कील दिया था फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें थीं उन पर, और उस पर जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल थे। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद नाराज़ होकर बेंच से उठकर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि ये बेंच बनाया गलत तरीके से गया है और इसकी ये तश्कील है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के होते हुए 3 रुकनी कमेटी ने नहीं बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अज़ खुद की है, लिहाजा उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली थी। मगर सिर्फ मामला वहाँ तक ही नहीं रुका, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उसके बाद अपना एक नोट लिखा। उस नोट में उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ
जो मेंटेनेबिलिटी है इन आइनी दरख्वास्तों की जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, उन पर ही उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए थे। और उन सवालात की बुनियाद पर अब जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि जब वो अपना माइंड ऑलरेडी डिस्क्लोज़ कर चुके हैं तो उनको कम से कम अब इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर जो जवाद एस ख्वाजा साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के मुतालिक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस केस को सुनने से मादरत की और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 26 जून को दस्तखत शुदा नोट में अपनी राय दी। अब ये वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक फ़ैसले में नहीं बल्कि नोट में अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था और कहा था कि कानून को पहले हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने उस जवाब में, बहरहाल चले वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद का फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक अपीलों को सुनना इंसाफ के असूलों के मनाफी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कायम बेंच को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला करने से रोका जाए। अब जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, जिन्होंने 26 जून को अपना नोट दिया था, उस नोट में उन्होंने जो उसका पैराग्राफ नंबर 3 है, उन्होंने उस हवाले से जो 4 दरख्वास्तें दायर हुई थी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, हाँ जी, उन पर कुछ सवालात उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुल्ज़िमान में से कोई भी हमारे सामने दरख्वास्त गुजार के तौर पर दरख्वास्त गुजार नहीं है, दरख्वास्त गुजार के तौर पर पेश नहीं हुआ। जब किसी कानून को चैलेंज किया जाए तो अमूमी तौर पर हाई कोर्ट्स आर्टिकल 199 के तहत सुनती हैं। जो 184(3) का दायरा इख्तियार है उसी वक्त इस्तेमाल हो सकता है जब आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ की अमलदारी का मामला हो। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये कहते हैं, अब पहले मैं आपको बता दूं कि 199 और 184(3) क्या है। 199 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है लॉ हाई कोर्ट्स की, कि जो आइनी दरख्वास्तें हाई कोर्ट्स में दायर होती हैं वो 199 के तहत होती हैं, आइन के आर्टिकल। और जो 184(3) है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, जो आइनी दरख्वास्तें और आइन की इंटरप्रिटेशन और दीगर बुनियादी इंसानी हकूक़, या आप कह सकते हैं कि जिसमें ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ आते हैं बल्कि आइनी मामलात भी आते हैं और वो कोई भी शख्स इन पर्सन दायर कर सकता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कहा कि ये जो कानून चैलेंज किया गया है हमारे सामने, ये जो आप कह सकते हैं, ये दरअसल 199 के तहत हाई कोर्ट को सुनना चाहिए था। 184(3) का जो दायरा इख्तियार है वो उसी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ की अमलदारी का मामला हो। यहाँ ख़ुद से नहीं समझा जा सकता कि मुल्ज़िम के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर एतराज़ात हैं या वो ATC या अमूमी अदालतों में केस चलवाना चाहता है। यहाँ पर इंडिविजुअल का केस उसके हक़ाइक़ के मुताबिक उसी मुल्ज़िम को सुनकर देखा जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं जो मुल्ज़िम को सुने बगैर उसके हक़ हकूक़ को मुतासर करे। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज़ कर रखा है इस मामले के ऊपर, और अब इसी को जवाज़ बनाकर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने एतराज़ उठाया है। और देखना ये होगा कि क्या अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच में शामिल रहेंगे या नहीं। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपना ही एक तहरीर करदा फैसले में ये कहा था, ये असूल वज़ा कर दिया था कि कोई भी जज जो है उस पर अगर कोई एतराज़ भी उठा दे कि वो बेंच में ना बैठे, तो ये इख्तियार उस जज का अपना है कि आया वो इस केस को सुन सकता है या नहीं सुन सकता। और इस असूल को अब प्रैक्टिस किया जा रहा है बाकायदा तौर पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के उस फैसले के बाद। और अब ख़ुद जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने अपने ही उस फैसले के अगेंस्ट एक दरख्वास्त दायर की है। गो कि उनकी जो दरख्वास्त है उसमें आप कोई झोल नज़र नहीं आता आपको। उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। एक शख्स, एक जज जो ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुका है और ये कह चुका है कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं ही नहीं, वो अब कैसे उन दरख्वास्तों के हक़ में फ़ैसला दे सकता है। ये एक बड़ी ही अहम बात है। देखते हैं, हो सकता है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ख़ुद ये कह दे, क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया था, लिहाजा अब हम
काबिल समाअत वाले मामले से आगे चलकर मेंटेनेबिलिटी वाले मामले को छेड़े बगैर ही आगे मेरिट्स पर जाएंगे और इन अपीलों को सुनेंगे। हो सकता है इस पर तशफ़ी हो जाए उन दरख्वास्त गुजारों की जो एतराज़ उठा रहे हैं, या हो सकता है जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो ख़ुद ही बेंच से अलग हो जाएं। बहरहाल दोनों सूरतों में सूरत हाल अब काफ़ी गंभीर हो चुकी है, दिलचस्प भी हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में अब एक हंगामा जो है वो बर्पा होने को है, और सिर्फ 4 दिन है। इन 4 दिनों में मालूम हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।